नमस्कार। दूसरों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर अगर खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरते तो बिहार का चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही द्विपक्षीय होता। एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए होती तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन होता। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार में सत्ता की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। तो सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर उर्फ पीके अब की बार बिहार की राजनीति में एक्स फैक्टर बनने जा रहे हैं? क्या उनकी अलग राजनीति करने के दावे से बिहार में उनका वर्चस्व कायम होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको कुछ समय पहले ले चलते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद तय हो गया था कि अब नई दिल्ली में बैठा नेतृत्व चलेगा नहीं। लेकिन 2014 में नेता कौन होगा ये साफ नहीं था। हालांकि तब भी नई दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर गांधीनगर में बैठे एक नेता पर बीजेपी के ही कई नेताओं और ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की नज़र थी। वो नेता थे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी को भी इस बात का एहसास था कि अब राजनीति का अगला पड़ाव नई दिल्ली ही होगी। उन्होंने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी थी और 2012 में गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता ज़्यादा साफ दिखने लगा था। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के नए साधनों में दिलचस्पी लेने वाले नरेंद्र मोदी की एक हाईटेक टीम बनी। उसमें तमाम लोग जुड़े जिनमें ऐड गुरु पीयूष पांडे भी थे और संयुक्त राष्ट्र में लंबा समय बिता कर आए प्रशांत किशोर भी। प्रशांत किशोर के नाम सबसे बड़ा क्रेडिट चाय पर चर्चा का जाता है या फिर 3D प्रचार को। चाय पर चर्चा ने पीएम मोदी की डाउन टू अर्थ वाली छवि को मजबूत बनाया और देश के कोने कोने में इस भाव का संचार किया कि अब की बार एक बेहद सामान्य परिवार से निकलने वाला शख्स हिंदुस्तान की बागडोर संभालने जा रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में सबसे ऊपर चमके और प्रशांत किशोर एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे जिसके साथ वे चले जाएं, उसको जितवाने के सिवाय वो कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन कहा जाता है कि पीएम मोदी की उस शानदार जीत के बाद पीके को ना मोदी सरकार में भाव मिला ना बीजेपी में, बल्कि उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक बीजेपी ने बगैर पीके की मदद के शानदार तरीके से चुनाव जीत लिया। इससे साफ हो गया कि बीजेपी अपने संगठन की ताकत और मोदी की छवि पर जीतती है, ना कि पीके की रणनीति से, ऐसा बीजेपी मानने लगी। बल्कि रणनीति का सेहरा भी अमित शाह के ही सिर बंधा, जो उस समय तक बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके थे। इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के रणनीतिकार बनकर उभरे प्रशांत किशोर 1 साल बाद बिहार में उनके विरोधी खेमे के रणनीतिकार बन गए। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को 20 साल बाद मिलवाया और इस मारक कॉम्बिनेशन ने बिहार में सत्ता पर कब्जा कर लिया। इससे प्रशांत किशोर का रणनीतिकार के रूप में वर्चस्व बढ़ा। बल्कि जनवरी 2016 में नीतीश कुमार ने पीके को अपना एडवाइजर बनाया, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सुख सुविधा ये सब दी गई। बाद में उन्होंने तमिलनाडु में एमके स्टालिन से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की धुर विरोधी हैं, उनको चुनाव जितवाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन वहीं पीके अब खुद बिहार के राजनीतिक अखाड़े में कूद पड़े हैं। बिहार के 2 महान ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बना करके अगर हम बात करें तो पीके पहले तमाम नेताओं के चाणक्य हुआ करते थे, लेकिन अब बिहार की राजनीति में चंद्रगुप्त होना चाहते हैं। वो जन स्वराज पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन क्या पीके बिहार की चुनावी राजनीति को बदल सकते हैं? सत्ता का गणित बदल सकते हैं? पीके के 4 अहम बयान हैं, लेकिन हर बयान स्वयं में जबरदस्त विरोधाभासों से भरे हैं। पहला बयान, वो या तो 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे या 10 से भी कम रहेंगे। जिस प्रशांत किशोर के बारे में माना जाता है कि वो दूसरों के बारे में बता देते हैं कि वो जीतेगा या हारेगा, या फिर किसी नेता और उसकी पार्टी को जितवाने का वो दम रखते हैं, वहीं प्रशांत किशोर आखिर अपनी पार्टी को लेकर सीट के मामले में इतने बड़े पेंडुलम का शिकार क्यों बने हुए हैं? आखिर ये पीके का कौन सा वोट गणित है कि वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो चुनाव की आंधी में उड़ जाएंगे या बिहार की राजनीति का नया बरगद साबित होंगे?
अब दूसरे बयान को देखते हैं। अगर पीके की पार्टी के 10-20 विधायक जीतते हैं तो वो उन विधायकों को खुली छूट देंगे कि वो जिस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं चले जाएं। पीके एक तरह से उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिनमें व्हिप का हंटर नहीं चलेगा। तो क्या पीके ये मानकर चल रहे हैं कि आज जिस तरह राजनीति बाजारू होती जा रही है उसमें मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है और उनके विधायक भी उनके साथ जुड़े नहीं रहेंगे? अब तीसरे बयान की बात करते हैं। पीके कहते हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति को खत्म कर देंगे। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का आदर्श पुरुष महात्मा गांधी को मानते हैं और गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर मुझे एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं एक काम जो जरूर करूंगा वो है शराबबंदी। लेकिन उस गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर को शराबबंदी का कानून पसंद नहीं है। उनको लगता है कि शराबबंदी फर्जी है और घर घर बिहार में शराब की डिलीवरी हो रही है। अगर ऐसा है तो ये कानून को लागू करने वाली एजेंसियों की कमजोरी को दर्शाता है। इससे शराबबंदी गलत नहीं हो जाती, लेकिन शराबबंदी से बिहार में लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। महिलाओं पर होने वाले घरेलू अत्याचारों में कमी आई है। उनके साथ मारपीट की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं। शराब पीने से होने वाली बीमारियां कम हुई हैं। अस्पतालों पर दबाव कम हुआ है। इसीलिए गांधी का नाम जपने वाले प्रशांत किशोर के लिए क्या ये कहना पाखंड नहीं लगता कि वो शराबबंदी का कानून खत्म कर देंगे? फिर गांधी का नाम क्यों? और चौथा बयान, सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही 100 भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। क्या पीके के उस बयान से कुछ उसी तरह की ध्वनि नहीं आ रही है जैसी ध्वनि 12 साल पहले केजरीवाल के बयान से आ रही थी, जब वो दिल्ली में तमाम नेताओं को चोर कहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के लिए सजा के रूप में सलाखों के पीछे डालने की बात करते थे? लेकिन 10 साल के राजकाज में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल चले गए। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर भ्रष्टाचार के जैसे संगीन आरोप लगाए और उन आरोपों का जवाब न सम्राट चौधरी से दिया गया न दिलीप जायसवाल से। वो अपने आप में एक मार्के की बात है। लेकिन सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की राजनीति पर कायम रहेंगे? इन विरोधाभासी बयानों और तर्कों के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में भीड़ काफ़ी उमड़ रही है। लकीर की फकीर और सड़ी गली राजनीति से बजबजाते बिहार में प्रशांत किशोर उम्मीद के एक ताज़ा झोंके की तरह आए हैं। वो सिर्फ बुनियादी सवालों पर बात कर रहे हैं। वो समाज की सामूहिक चेतना को जगाने की बात कर रहे हैं। जाति के नाम पर बंटे और बिखरे बिहार को वो बता रहे हैं कि अपने अंदर के उस विश्वास को जगाओ जिसमें कोई बुद्ध, कोई अशोक, कोई चंद्रगुप्त मौर्य, कोई जयप्रकाश नारायण तुम्हारे बीच से निकलता है। प्रशांत किशोर ने अपने कुल जमा 3 साल की राजनीति में बिहार के नेताओं को गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मौलिक सवालों पर खींचने का प्रयास किया है। इसीलिए लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर किसी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बाद की बात है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा वाला नेता इसीलिए कोई है तो वो प्रशांत किशोर हैं। 30 साल पहले 1995 में इसी तरह सबसे ज़्यादा सुर्खियों में कोई नेता था तो उस समय आनंद मोहन थे। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी बनाकर आए हैं। आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। प्रशांत किशोर के टारगेट पर पक्ष विपक्ष बिहार का सारा सियासी इकोसिस्टम है। आनंद मोहन के निशाने पर लालू यादव थे जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। प्रशांत किशोर बिहार के हर तबके के बच्चों की भलाई की बात करने की मांग कर रहे हैं, इस आधार पर वोट मांग रहे हैं। तब मंडल आयोग के साये में बिहार में पिछड़े वर्ग में आए उभार के खिलाफ अगड़ी जातियों के मसीहा बनने का दावा आनंद मोहन कर रहे थे। तब आनंद मोहन की सभाओं में अपार भीड़ उमड़ती थी। प्रशांत किशोर तो पिछले साल बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनावों में एक भी सीट जीत नहीं पाए, लेकिन 1994 में वैशाली से आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा का चुनाव जितवा दिया था। 1995 के उस चुनाव से पहले लगता था कि आनंद मोहन लालू यादव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो
तो आनंद मोहन चारों खाने चित पड़े थे। खुद 3 सीटों से विधानसभा का चुनाव आनंद मोहन लड़े थे और तीनों पर हार गए थे। दरअसल बिहार की राजनीति मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से ओबीसी नेतृत्व से संचालित हो रही है। ऐसे में आज भी किसी अगड़ी जाति या ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता के लिए सत्ता पर काबिज होना एक बेहद मुश्किल लक्ष्य है। फिर प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया से लेकर एक तबके में माहौल भले बन रहा है, लेकिन जमीन पर आज भी कोई संगठन नहीं है। ये मामला बहुत कुछ कांग्रेस की तरह है। जिस तरह राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर पर एक माहौल बनाया, लेकिन धरातल पर कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की नितांत कमी है। इसीलिए ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह है। प्रशांत किशोर की निजी जिंदगी भी कई मोड़ से होकर गुजरी है। प्रशांत किशोर ने अपना करियर संयुक्त राष्ट्र में स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में शुरू किया था। उसी दौरान उन्होंने देश के सबसे समृद्ध और उच्च विकास दर वाले राज्यों में कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर लिखा। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में कुपोषण की स्थिति पर चर्चा थी और उसमें यह भी लिखा था कि कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है। इस लिस्ट में सबसे नीचे गुजरात का नाम था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा तो प्रशांत किशोर को फ़ोन किया और गुजरात में काम करने के लिए बुलाया। वहां से पीके प्रधानमंत्री मोदी के करीब आए और 2014 के चुनाव में बीजेपी की जीत में सोशल मीडिया से माहौल बनाने और रणनीति बनाने में इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए। प्रशांत किशोर बिहार के ही रहने वाले हैं, सासाराम के रहने वाले हैं, लेकिन पिता श्रीकांत पांडे की नौकरी के कारण बक्सर में हाई स्कूल तक पढ़ाई हुई। 1991 में बिहार बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद प्रशांत किशोर पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर पब्लिक हेल्थ में पीजी की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की नौकरी से आगे चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभर कर सामने आए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे तो 15 में तब उनके धूर विरोधी नीतीश कुमार को उन्होंने लालू यादव के साथ मिलाकर बिहार में परिवर्तन, बल्कि कहें कि सत्ता दिलवाई। फिर एक बार नीतीश कुमार वाले नारे से एक माहौल बनाया। बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया और उनकी स्थिति नंबर 2 वाली भी बन गई थी, लेकिन जल्द ही बिगाड़ भी हो गया। उसके बाद ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर एमके स्टालिन तक के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका पीके ने निभाई और उन्हें शानदार तरीके से कामयाबी भी मिली। लेकिन चाणक्य ने कभी चंद्रगुप्त बनने की कोशिश नहीं की थी। पीके कर रहे हैं, कह भले नहीं रहे हैं, और इसीलिए ये चुनाव बताएगा कि क्या बिहार की धरती से पीके एक ऐसे नेता बनकर उभरेंगे जो अपना सहायक भी हो और स्वयं नायक भी हो। विचित्रमणि राठौर, NDTV इंडिया, नई दिल्ली।